हेलो ऑल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहते हैं जो लोग गेट सीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, बट उन लोग का बैकग्राउंड और बीटेक का डिपार्टमेंट अलग होता है। तो उन लोगों को बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस होते हैं, एंड वो पहले ही अगर हम लोग जान ले तो बहुत इजी प्रोसेस रहता है, नहीं तो बाद में जाके बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है। तो आज हम लोग के साथ है तेजस राठौर। उन्होंने ऑलरेडी ये नॉन सीएस बैकग्राउंड से सीएस बैकग्राउंड में स्विच कर लिया है। तो आज हम लोग जानेंगे क्या क्या डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस उन्होंने फेस किया है इस पूरा ड्यूरेशन में। सो तेजस प्लीज। So hello everyone. मैं I'm Tejas Rathod और I'm currently doing masters in IIT Bombay in computer science department. Currently I'm in second year with Shayan. I'm his classmate and prior to that मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मुंबई से ही। और उसके दौरान मैंने मतलब गेट के ड्यूरेशन में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब मैंने टीसीएस में भी एक साल 1 या 1.2 ईयर्स काम किया है। तो या अभी डिग्री कंप्लीट होने वाला है बस। ग्रेट तेजस। तो तुमने कब ये सोचा कि तुमने मैकेनिकल से सीएससी में स्विच करना चाहिए, एंड क्यों सोचा ये चीज़? अच्छा, तो इसका ऐसा है कि जब मैं बीटेक में था तो बीटेक मैकेनिकल में होते टाइम पहले तो 11th-12th में जब मैंने सब्जेक्ट्स लिए थे कंप्यूटर साइंस के, मेरा वोकेशनल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस था और बीटेक फर्स्ट ईयर में भी कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें भी कंप्यूटर साइंस था। तो पहले से मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था उसमें, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे बहुत बहुत हाई फाई कोडिंग आती थी, ऐसा कुछ नहीं था। बस नॉमिनल, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट था उसमें। और तो फिर मैंने कब सोचा ये, मैंने जब गेट 2020 में मैं पास आउट हुआ, ठीक है, तो उसका जब गेट 2020 जब खत्म हुआ तो उसके दौरान मेरा बीटेक में जॉब भी लग गया था। मैकेनिकल का एक अच्छा कंपनी था वो। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैकेनिकल में ज्वाइन तो कर लूंगा लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं उसमें मुझे। मतलब पहले से थोड़ा सा रियलाइजेशन था, ऐसा नहीं कि बस फोर्थ ईयर में आके हिट हुआ मुझे। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ करते हैं अभी। अच्छा। तो उसके बाद मैंने फिर जब मेरा 8th सेम जब खत्म होने वाला था मार्च में, आई गेस मतलब फेब में जब वो गेट खत्म हुआ, उसके बाद मेरे मार्च में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, लॉकडाउन चल रहा था। हाँ, लॉकडाउन चल रहा था। तो लॉकडाउन जिस दिन स्टार्ट हुआ था उसके 1-2 दिन बाद ही मैंने सोचा कि अभी टाइम भी है अच्छा खासा। और मतलब जैसे ही वो लॉकडाउन हुआ उसके बाद तो बस कुछ पता ही नहीं था कि क्या होगा, उसके बाद एग्जाम्स होंगे भी क्या नहीं होंगे। तो अच्छा खासा फ्री टाइम था, तो उस टाइम मैंने सोचा कि क्यों ना अभी कर लेते हैं। जबकि मेरा प्लान था कि मैं बाद में जब कंपनी ज्वाइन करूंगा जून जुलाई में पास आउट होने के बाद, तो उसके पैरेलली प्रिपेयर कर लूंगा कंपनी के साथ गेट सीएसई। लेकिन फिर लॉकडाउन आ गया और फिर वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज था, तो तभी से स्टार्ट कर दिया मैंने। तो बीटेक में तुम जब मैकेनिकल में थे, कोई सीएस का सब्जेक्ट क्या प्रिपेयर कर रहे थे गेट के लिए? जो 12 सब्जेक्ट हमारा रहता है गेट का, कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर किए थे या नहीं? हाँ, तो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहूंगा इसमें, मुझे कुछ पता नहीं था कि गेट सीएसई के क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या टीओसी, कंपाइलर, डिजाइन, मुझे नाम तक नहीं पता थे। जस्ट मुझे पता था कि स्टार पैटर्न कैसे प्रिंट होता है, क्लासेस कैसे, बेसिक सी प्रोग्रामिंग पता था मुझे, बस और कुछ नहीं पता था। तो उसके बाद ही मैंने सब एक्सप्लोर किया है और स्टार्ट किया है अपना प्रिपरेशन। एंड आई थिंक बेसिक सी प्रोग्रामिंग इज टॉट इन फर्स्ट ईयर, राइट? जितने भी स्टूडेंट्स सीएस बैकग्राउंड से है या फिर कोई भी चीज सीएस रिलेटेड सर्च करते हैं, पहला लिंक जो आता है वो जीएफजी का आता है। तो गिग्स फॉर गिग्स क्या है वो बोलने की जरूरत नहीं है। अभी जो स्टूडेंट्स गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एक कोर्स, गेट का कोर्स लेके आए हैं जीएफजी। सो यू कैन सी दीज 3 courses are offering by them, and these first 2 are offering in online based and the third one is the classroom, that is the offline based. This course is for the GATE CC 2025. So this is the course description, and these are the toppers and the rankers who have been also used this course for their preparation. This is the course overview, and there are 2 categories of this course. One is self-paced batch and another is live batch. So there are numerous contents like recorded content. You will get more than 300 hours, mini contests, PYQs, solved PYQs, and the practice questions. And one more thing, that is the main thing, that is the live chat doubt support. It will be very important and useful for those students who will be preparing in online mode, because they will just put their doubt in the chat and the doubt solvers will solve the doubt. And in the live batch, there are some more
features, that is the mock test series they will get, and they will get the e-notes, extra live classes, and one-to-one doubt sessions. It will be more useful for them. These are the key features of the course that is offering by the Geeks for Geeks. So the students will be getting certified by GFG, and also it will cover all the PYQs question. So this is the course content. You can all see the subjects and their detailed course syllabus. You can register for this course by clicking this link, and you will be given two types of choices, that is the live course and is the self-paced course. And this course will cost you only 9,999. You must try this. And there is also for GATE DA course, which is also very useful. This is the course overview and two types of batches, as I have mentioned in the previous, and what you will learn through this course, and the course content, that is the GATE syllabus, what the course will cover. You can also go through this. You can also get 20% discount by using the coupon PAYDAY. I have given the link in my description box and the comment box. So don't waste your time and start your journey with the Geeks for Geeks course. सो तुमने गेट सीएस के लिए कब प्रिपेयर करना चालू किया, एंड तुमने रिसोर्सेज कहाँ से फॉलो किए? ओके, तो प्रिपेयर कब चालू किया तो मैं बता दिया। रिसोर्सेज का मैं बता देता हूँ। तो स्टार्टिंग में जब तुमको कुछ पता नहीं होता इसके बारे में कि कैसे स्विच होगा, पहले तो मैं बताऊँ कि पहले मैंने सोचा था कि मेरा दोस्त एक एमएस कर रहा था, तो उसने मुझे थोड़ा उस टाइम भी गाइड भी किया था कि एमएस कर ले ये वो, लेकिन मेरे कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह थे नहीं एमएस इन सीएस मतलब आउट ऑफ कंट्री में। तो उस टाइम पे मेरे कोई प्रोजेक्ट्स थे नहीं उसमें, तो मैं अप्लाई भी करता तो भी मैं रिजेक्ट होता, वो कंफर्म था। हाँ। तो मैंने सोचा कि इंडिया में क्यों ना गेट दे के अगर चेंज कर सकूं अपनी फील्ड एमटेक में, तो मैं वो कर सकता हूँ। तो मैंने फिर सर्च करना चालू किया, और फिर सब्जेक्ट्स का ऐसे देखो, जैसे यूट्यूब पे बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है गेट सीएस के बारे में। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कोर्स कभी पूरा नहीं होता है। हाँ, मतलब यहाँ वहां से रिसोर्सेज तुम जोड़ के स्टार्ट करना चालू कर दोगे, तो वैसे मैंने मतलब थोड़ा यूट्यूब से जैसे अभी ये है कि यूट्यूब पे, जैसे हमारे टाइम पे जब 4 साल पहले आई थिंक 2021 में यूट्यूब पे पूरा कंटेंट तो था नहीं, तो यहाँ वहां से रिसोर्सेज देख लिए, बस कुछ नोट्स यहाँ से मिल गए किसी के, थोड़ा देख लिया, बस वैसे स्टार्ट किया था। लेकिन मेन मैं आपको बताऊं कि जून जुलाई में आके मैंने ये रियलाइज किया कि यहाँ वहां से थोड़ा पढ़ के कुछ फायदा होने वाला है नहीं। वो नहीं होता, गेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता, और डाउट्स भी कहाँ से क्लियर करोगे वो भी दिक्कत है। तो फिर मैंने सोचा कि कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने उस टाइम पे आरबीआर सर थे वहाँ पे, उस टाइम पे वो तभी कोचिंग ऑफर करते थे, उनका खुद का ही प्लेटफॉर्म था शायद उस टाइम पे, राउत। हाँ, तो उस पे मैंने कोचिंग लिया था और उसके थ्रू ही मैंने प्रिपेयर किया था, तो मेरे डाउट्स भी वहीं से क्लियर हो जाते थे। ओके। हाँ, तो तुमने गेट एक बार दिया या 2 बार देखे? हाँ, तो गेट मैंने एक्चुअली 2 बार दिया है। तो फर्स्ट जो मैंने अभी बताया कि बीटेक के बाद मैंने ज्वाइन किया था, 8th सेमेस्टर में मैं प्रिपेयर ही कर रहा था, उस टाइम लॉकडाउन था। तो बेसिकली मेरा वो सेमेस्टर निकालने के बाद जो 6 महीना जो एक्स्ट्रा था गेट तक का 8th सेमेस्टर के बाद, वो मेरा बेसिकली ड्रॉप पीरियड था। ओके। हाँ, ड्रॉप पीरियड ऐसे मैं प्लेस तो हो गया था, लेकिन वो मैकेनिकल कंपनी, हाँ, ड्यू टू जो कोविड चल रहा था उस टाइम पे, उसकी वजह से ज्वाइनिंग भी डिले हो रहा था, और मुझे उसकी वजह से मुझे और टाइम मिलते जा रहा था पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में देने के बाद मेरा रैंक आया था अराउंड 1600 के आसपास कुछ रैंक आया था मेरा। तो नॉट अ वेरी डिसेंट रैंक, बट आई थिंक इस रैंक पे एनआईटीज मिल जाता है ना सीएस में। हाँ, लोअर एनआईटीज का चांस होता है, तो लेकिन उसमें भी मैं बताऊंगा आपको कि दिक्कत क्या है। लोअर 1600-1700 के आसपास जब तुम रैंक लाते हो, जब तुम बीटेक सीएससी से होते हो या सीएससी के सिस्टर ब्रांच से होते हो, तो एनआईटीज मिलना एक्चुअली इजी है बहुत। तो लेकिन उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। हाँ, ये एक्चुअली बहुत क्रूशियल पॉइंट है। तो तुमने ये रैंक आने के बाद क्या सोचा अभी आगे क्या करना है? हाँ, और एक बार गेट दिया या जॉब ज्वाइन किया? हाँ, तो फिर जैसे ये इतना अच्छा रैंक तो है नहीं, आपको सबको पता है। हाँ, तो मतलब टॉप मेरा गोल ये था कि पहले से मुझे आईआईटीज में जाना था, टॉप आईआईटीज में, और या तो टॉप एनआईटीज जो भी मिल जाए। बेसिकली मेरा मेन गोल था कि मैं मेरा फील्ड चेंज कर सकूं फ्रॉम कंप्यूटर साइंस टू सीएस बैकग्राउंड, फ्रॉम मैकेनिकल टू सीएस, या जो 1600 रैंक है वो तो इतना कुछ डिसेंट रैंक नहीं, आपको पता रहेगा। तो
तो मैंने फिर ऐसा सोचा कि क्यों ना वापस गेट दिया जाए, क्योंकि जब इतना प्रिपरेशन हो ही गया है, मैंने सीरियसली थोड़ा प्रिपेयर अच्छे से कर लेगा। हाँ मतलब अच्छे से तो मैं आपको बताऊं कि अच्छे से तो मैंने किया ही था प्रिपेयर, लेकिन ड्यू टू एग्जाम प्रेशर एंड ऑल, वो उसके बारे में आगे बोलेंगे। तो उसकी वजह से फिर मैं सोचा कि इतना प्रिपेयर कर ही लिया है, तो क्यों ना और एक अटेम्प्ट दिया जाए। ओके। अभी इसमें ऐसा है कि मेरे पास जो अपना मैकेनिकल का कंपनी था, मैं सोचा कि उसको ज्वाइन कर लूंगा अभी। अच्छा। ठीक है, अभी ज्वाइन करने के साथ साथ मैं गेट दूंगा, तो मतलब जो भी है थोड़ा इनकम भी आ जाएगा, और साइड बाय साइड बैकअप भी आ जाएगा। लेकिन फिर आप खुद ही सोचो कि आप मैकेनिकल में जॉब करोगे, सुबह इतना हेक्टिक प्रेशर, मैकेनिकल की जॉब्स इतने इजी होते नहीं है, तो सबको पता है। फिजिकल काम वगैरह जो भी है या जो भी है, तो उसके वो सब करूंगा, फिर से गेट का प्रिपेयर करूंगा थक हार के आके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो जॉब छोड़ ही दूं मैं, और मतलब 1 साल और ड्रॉप लेके फिर से गेट सीएस दे दूं, क्योंकि इतना पढ़ ही लिया था मैंने अच्छे से। तो मैंने सोचा कि वो वैसे करता हूँ कि मतलब जॉब छोड़ के फिर से प्रिपेयर करता हूँ। तो आगे वाला साल जो तुमने प्रिपेयर किया बिना कोई जॉब लेके, या कोई जॉब ने तुम ज्वाइन किए थे? हाँ, तो सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा ऐसा था कि जैसे मैं आपको बताया कि मैंने जॉब को लीव कर दिया था, और उसके बाद में मैंने ये सोचा, तो पहले तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था। वो तो क्योंकि इतना पढ़ने के बाद जब आपको फेलियर मिलता है तो आपको बहुत बहुत हार्श वो हेट करता है, और आपने जॉब भी छोड़ दिया है, तो आपके मतलब मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे एक्चुअली, सबके घर वाले में भी अप्रूव ना करिए कि ड्रॉप लेके, अच्छी कंपनी थी मेरी, तो उसको छोड़ के जो भी है मतलब प्रिपेयर किया जाए। तो फिर सपोर्ट बहुत जरूरी है। हाँ, तो एक्चुअली मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ऐसे जब आपका कोई भी एग्जाम या लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा नहीं जाता है, तो फिर आपके फ्रेंड्स से बात करिए, आपके पेरेंट्स में कन्फाइड करिए, तो आपको सपोर्ट करेंगे, तो आपको थोड़ा मेंटल पीस मिलेगा उसमें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है एक्चुअली ऐसे फेजेस में। मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो जरूरी है। तो हाँ, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि अभी जब मैंने जॉब छोड़ दिया था, उसके बाद में अब देखो, जैसे टीसीएस का जो है ना, वो हर क्वार्टरली हायरिंग होता था उस टाइम पे, और उस टाइम पे लॉकडाउन की वजह से और हायरिंग हो रहा था, बूम चल रहा था पूरा। हाँ, पूरा अच्छा खासा बूम चल रहा था, फर्स्ट वेव में भी था, लेकिन अच्छा खासा जॉब हायरिंग हो रहा था। तो मैंने ये सोचा कि अभी जैसे टीसीएस तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, अगर उसमें जाऊंगा तो अच्छा खासा प्रोजेक्ट्स भी होगा मेरे पास, सीएस का रिलेवेंट एक फील्ड में घुस जाऊंगा, जो मेरा पहले गोल था कि जो मुझे बेसिकली मैंने आपको पहले बताया, मेरा गोल था कि फील्ड चेंज करना। तो टीसीएस में जाके मैं वो अचीव कर सकता था, ना कि मैकेनिकल के कंपनी में रहके। तो मैंने वही सोचा कि टीसीएस का एग्जाम दे के देखता हूँ, अगर लग गया तो अच्छी बात है, फिर उसके साथ साथ ही प्रिपेयर कर लूंगा। तो वैसे मैंने टीसीएस में अप्लाई किया, और मेरा हो गया था सिलेक्शन, तो उसके साथ साथ ही मैंने जॉब के साथ प्रिपेयर किया सेकंड अटेम्प्ट में। अच्छा, एंड सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा रैंक आया, एंड आईटी बॉम्बे में भी? यस, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा 242 रैंक था गेट में। बहुत अच्छा। तो तुम क्या रिकमेंड करोगे कि एक बैकअप लेके फिर प्रिपेयर करना अच्छा है, और नहीं तो पूरा ड्रॉप देके पूरा फुल प्रिपरेशन फॉर दिस टाइप ऑफ केस? देखो, अभी जैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था, सब मेरे रिवीजन दिए हुए थे, सब मेरे एग्जाम्स जो भी थे, टेस्ट सीरीज मैंने ऑनेस्टली दिए हुए थे। तो मुझे अंदर से फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं जॉब के साथ सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करना होगा उस टाइम पे, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो वो वही इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली, और बार बार टेस्ट सीरीज दोगे तो एग्जाम में नर्वसनेस भी नहीं होगा आपको। तो फिर मैंने इसके लिए सोचा कि जॉब अगर मिल जाए तो अच्छा ही है, जॉब के साथ। तो जॉब में मैं बेसिकली ऐसे करता था कि जैसे प्रोजेक्ट में काम तो होगा ही आपको, पूरा वीकडेज में बहुत काम होता है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे 9 to 5 जो भी आपका टाइमिंग हो गया, आप दिन में 3 घंटे निकालिए, उसमें आप 3 या 4 घंटे जो भी आपको निकालना पड़ेगा, डेडिकेटेडली निकालना पड़ेगा। वो पैशन रहना चाहिए, वो अंदर से ड्राइविंग फैक्टर होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। अगर वो नहीं रहेगा और बस ऐसे करोगे कि अगले हफ्ते से शुरू करता हूँ, वैसे भी मेरे दोस्त थे बहुत सारे टीसीएस में जो मेरे टीम में थे, जब मुझे पता था कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन बस वही है कि कर रहा हूँ, बस नाम के लिए कर रहा हूँ, बस वो देखेंगे नवंबर में स्टार्ट करेंगे जो भी है, तो उससे कुछ पॉइंट है नहीं। तो वही है कि एक ड्राइविंग फैक्टर होना बहुत जरूरी है। तो हाँ, तो कमिंग बैक कि 3-4 घंटे मैं रोज डेली प्रिपेयर करता था एकदम ऑनेस्टली, कितना भी काम हो मुझे कंपनी में, पूरा दिन अगर मैं थका रहा हूँ फिर भी मैं रात में टाइम निकालता था,
और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वीकेंड्स पे आपको जब छुट्टी होती है तो आप ये नहीं कि बस बहुत मेहनत हो गई है और अभी बस थोड़ा chill कर लेते हैं। हाँ आज सो जाता हूँ, तो वैसा नहीं करना है आपको। वीकेंड्स पे सबसे ज्यादा स्क्वीज करना है Okay. अपना टाइम। जो मैं वीकेंड्स पे 14 to 15 आवर्स देता था पूरा दिन, पूरा पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता है यही मुझे टाइम मिलने वाला है सेकेंड अटेम्प्ट में, क्योंकि जॉब का काम तो करना ही है। तो ऐसा है। देखो एक्चुअली कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं मिल जाता, मतलब बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है, बहुत डेडिकेशन देना पड़ता है, उसके बाद ही ये सब चीज़ मिलता है। और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टीसीएस बहुत चिल कंपनी है, कि उसमें जाओगे तो बस कुछ काम वाम होता नहीं है। हाँ मैं और हाँ ये सबको पता होता है सर्विस बेस्ड और टीसीएस का इस बार में बहुत नाम खराब है। अब वो डिपेंड करेगा तुम्हारे प्रोजेक्ट कौन सा एलोकेट होता है। तो ये पूरा जो जर्नी था, पूरा बीटेक से मैकेनिकल से सीएस एमटेक इन आईआईटी बॉम्बे, क्या क्या चैलेंजेस तुमने फेस किया था जब स्टार्ट किया एकदम प्रिपरेशन? ओके चैलेंजेस तो बेसिकली 2-3 थे मेरे पास। सबसे पहले तो कोई, जैसे मैं अभी बीटेक मैकेनिकल से स्विच मारा, तो जैसे मुझे कोई सब्जेक्ट्स का कोई आइडिया था नहीं, तो पहले तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया उसके स्टार्टिंग के 3-4 महीनों में तो मेरे माइंड में कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ था कि यार मेरे साथ तो बीटेक सीएस वाले बैठेंगे, या जो भी मतलब जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स भी किया है तो उनके कुछ सिमिलर सब्जेक्ट्स होते हैं। होते हैं थोड़ा। हाँ, तो फिर उनके साथ मैं कम्पीट करूंगा तो कैसे करूंगा, या वो लोग 6 महीने दे रहे तो मुझे कम से कम 1 साल या 9 महीने, तो कुछ ज्यादा टाइम लगेगा। ये आई थिंक सबके साथ ही होता होगा, क्योंकि जो लोग नॉन सीएस बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे एक्चुअली। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप ये माइंड से निकाल ही दो पूरा, क्योंकि बहुत सारे सीएस के बच्चे जो गेट के बारे में सोचते हैं उनको एक्चुअली, या जो दे भी रहे आपके पीयर्स जो है ना, आपको पता चलेगा जब आप टेलीग्राम वगैरह के ग्रुप्स ज्वाइन करोगे कि सीएस के होके भी उनको सीएस का कोई आइडिया है नहीं। हाँ, ऐसे तो बहुत परसेंट जो गेट एग्जाम में एक्चुअली मैं बताऊं आपको तो मैक्सिमम 3 से 4 हजार लोग ही सीरियस होते हैं। हाँ, तो आपका कंपटीशन बेसिकली 3 से 4 हजार लोगों के साथ ही है। ये बात शायद एग्री करेंगे। हाँ, मैक्स टू मैक्स 5,000। उसके ऊपर तो मुझे लगता नहीं कोई, मतलब बस ऐसे ही एग्जाम देने चले गए। बहुत होता है ऐसे, ये बहुत कुछ करना है, कुछ एग्जाम देना है तो गेट का एग्जाम दे दो बस। तो इसके लिए आप ये मत सोचो कि आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा है या 70,000 या 1 लाख जो है, ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। तो ये पहला तो ये माइंड से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, जो नॉन सीएस से आता है, वो आप हटा दो। सबसे पहला पॉइंट वो हो गया। दूसरा पॉइंट, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके साथ एक पीयर ग्रुप रखो, कि मतलब अकेले प्रिपेयर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं ही अकेला कश्ती को खींच के आगे लेके जा रहा हूँ, तो वो मत करो बिल्कुल। मतलब जैसे मेरे साथ तो कोई था नहीं, मेरे कोई फ्रेंड्स थे नहीं जो गेट सीएस का प्रिपेयर कर रहे थे, तो मतलब मैंने तो खुद से ही प्रिपेयर किया। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे सिमिलर पीपल से बात करिए। आप वहाँ पे बहुत ग्रुप्स हैं, उनके साथ प्रिपेयर करोगे, हेल्दी कंपटीशन होगा तो अच्छा ही होता है एक्चुअली। मतलब आप वो ड्राइविंग फैक्टर और भी बढ़ जाता है। मतलब आप बेसिकली उसको पूछोगे तेरा कितना हो गया, वो आपको पूछेगा, आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको अंदर से गिल्ट थोड़ा आ जाएगा। फिर आप आगे कुछ करोगे अपने आप में। तो एक अच्छा रैंक लाने के बाद तो तुम्हारा क्या सारा एडमिशन ओपन था सब आईआईटीज एंड एनआईटीज के लिए? क्योंकि ये सारे आई थिंक बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते कि मेरा कितना आईआईटीज में मैं एलिजिबल हूँ। फ्रॉम डिफरेंट ब्रांच आई एम अप्लाइंग फॉर सीएस। तो कितने आईआईटीज में तुम्हारा एक्चुअली तुम एलिजिबल थे? ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीपल जो स्विच करने वाले हैं फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस, स्पेशली फ्रॉम ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, जिसका कुछ भी रिलेशन नहीं है ये फील्ड से। तो ऐसा है कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा तो आप ओनली एनआईटी हमीरपुर, ये सब एनआईटीज में लीजिए। हाँ, लोअर है एकदम लोअर में भी 1-2 ही है ऑप्शन आपके पास, एनआईटी सम आंध्र प्रदेश एंड एनआईटी हमीरपुर। अदर देन दैट आप कोई भी एनआईटीज में एलिजिबल नहीं हो। तो पहले बात तो प्रिपरेशन स्टार्ट करते टाइम ही आपको दिमाग में होना चाहिए कि आपको एक बहुत अच्छा रैंक लाना है। बहुत अच्छा का मीन है कि आपको टॉप 300, टॉप 400 में ही रैंक करना है। अदरवाइज आपको अगर ये सब एनआईटीज के ऑप्शन तो आप भूल ही जाओ। दूसरी बात मैं बताऊं आईआईटीज के बारे में। आईआईटीज में जो टॉप आईआईटीज है, टॉप 7 आईआईटी स्टिल गुवाहाटी एंड आई एम इंक्लूडिंग वन मोर। नो 7 आईआईटीज में आईएससी प्लस आईआईटी हैदराबाद आल्सो आई एम इंक्लूडिंग। तो ये आईआईटीज में मैं बताऊं आपको तो बॉम्बे, देन आईएससी,
then Kanpur, and if I'm not wrong, Madras and Hyderabad. Only these 5 IITs are taking people from these different branches. Okay, not IIT Delhi and IIT KGP. No, not also. Yeah, not also Guwahati, and Kanpur is taking. So these 5 I know because I was targeting them. Yeah. And you should also relate these top 5 IITs. These 5 IITs because कोई ऑप्शन नहीं आपके पास हाँ. दूसरा. हाँ, और मतलब उसके नीचे जो IIT मंडी रोपर वगैरह है उसका तो मतलब आपको एक बार चेक कर सकते हो उनके हाँ. वेबसाइट में. हाँ. बट टारगेट रखना ये टॉप 5 IITs. हाँ, तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ कि कैसे चेक करना है और कैसे आपको पता चलना चाहिए. हाँ. क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो फर्स्ट जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये ऐसे कुछ होता है. मुझे बस लगा कि मैं गेट दे दूंगा, उसमें तुम एलिजिबल भी होंगे, रैंक लाओगे, एडमिशन हो भी जाएगा. बस इतना इजी प्रोसेस नहीं है एक्चुअली. वो बीटेक सीएस वालों के लिए है. हाँ. यस, उनके ब्रांचेस के लिए. तो जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया और मुझे 1600 के आसपास रैंक आया था तो मैंने ऐसा सोचा कि अरे चलो इसमें एनआईटीज ले लेंगे, मस्त स्विच मार लेंगे और फिर बस हो जाएगा अपना काम. फिर मुझे पता चलता है कि मैं कोई एनआईटीज में एलिजिबल ही नहीं हूँ. आईआईटीज का तो भूल ही जाओ, ये रैंक पे आईआईटीज में मिलते भी नहीं है. तो उस टाइम में मुझे शॉक लगा और मुझे तो भी रियलाइज हुआ, जब मुझे पता चला कि ऐसा सब सीन चल रहा है यहाँ पे कि मतलब स्विच के टाइम पे बहुत दिक्कत होता है. तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पहले तो आप एनआईटीज को तो भूल ही जाओ, 20 ब्रांचेस की बात करो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के लिए सब आईआईटीज के लिए ओपनिंग है. मोस्ट ऑफ द आईआईटीज, क्योंकि रुड़की एक आईआईटी है शायद जो सीएस एंड आईटी को ही लेता है सिर्फ. हाँ, ये हो सकता है. मुझे अच्छे से पता है. रुड़की जो है वो सीएस एंड आईटी को ही लेता है, तो बाकी ब्रांचेस को लेता ही नहीं है. और बाकी जो भी आईआईटीज है वो सीएस के साथ साथ इलेक्ट्रिकल ईसी को भी केटर करती है. और दूसरी बात, आईआईटीज के इंडिविजुअल वेबसाइट पे आप जाके चेक करिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि और उस प्रिपरेशन स्टार्ट होने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी गेट के पहले से, वरना आपको बाद में सीरियस हार्ट ब्रेक होगा. पहले एक लिस्ट बना लो जो आपको आईआईटीज को टारगेट करना है. ये और उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर के कट ऑफ चेक करो कि कितना आपको रैंक लाना ही होगा. ठीक है, उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाओ कि मुझे इतना रैंक टारगेट करना है तो मुझे कैसे कैसे पढ़ना है. हाँ, एकदम सही बोला. हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और तेजस ने एक लिस्ट बनाया हुआ है एनआईटीज का. वो मैं शेयर कर दूंगा. वो भी आई थिंक एनआईटीज में बहुत हेल्पफुल होगा दूसरे डिपार्टमेंट से जो सीएस में एलिजिबल है. वो लिस्ट आई थिंक वो सीसीएमटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही निकाला हुआ है. हाँ, और आई थिंक वो लॉगिन के बिना तुम निकाल भी नहीं सकते. तो ये तेजस ने बनाया हुआ है. वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तुम्हारा. तो इतना अच्छा रैंक लाने के बाद आई थिंक टॉप 5 आईआईटी एंड आईआईएससी सब कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे. तो आईआईटी बॉम्बे क्यों चूज किया, बाकी आईआईटीज एंड आईआईएससी क्यों नहीं चूज किया? तो ये वाला जो डिबेट है आईआईटी एंड आईआईएससी वाला, ये तो हर साल का ही है. मतलब हर रैंकर का ऐसा है कि बस कौन सा लेना है, वो सब एक्चुअली ये पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाता है. पहले मैं बताऊं तो मैं आपको बताऊंगा, मेरा जो है मुझे सेकंड लिस्ट में जब आईआईएससी लगा था तो फर्स्ट राउंड में मुझे आईआईटी मद्रास लगा था, सेकंड में आईआईएससी बैंगलोर लगा था. तो मैंने आईआईएससी बैंगलोर चूज किया था. उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, बाकी होगा नहीं बता. बाकी लोग को जब मैं बोल रहा था कि आईआईएससी बैंगलोर मुझे मिल गया है, तो कोई इसको जानता है नहीं एक्चुअली. हाँ, नो डाउट ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे आईआईटी बॉम्बे को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, या जो भी आईआईटी, क्योंकि बहुत सारे रैंकर्स मैंने देखे जो मेरे टाइम पे जो भी रैंकर्स निकले हुए उन्होंने शायद आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास को भी ज्यादा प्रेफरेंस दिया था उस टाइम पे. तो ये आईआईटी बॉम्बे एक्चुअली मेरा पर्सनल प्रेफरेंस था, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ और आईआईटी बॉम्बे इज अ ड्रीम कॉलेज. यू डू एज यू विश. एंड आईआईटी आने के बाद जब एमटेक करने हम लोग सब आए, तो उसके बाद तुम क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए, क्योंकि तुम्हारा बीटेक सीएस में नहीं था, तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए तुम थोड़ा शेयर करो. ओके, तो हाँ, तो इसमें ऐसा है कि आपको देखो, पहले तो आप यहाँ पे आओगे, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए आने वाले हैं. मतलब रिसर्च के स्टूडेंट्स जो है वो उनके लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं प्लेसमेंट्स के लिए आया था. तो प्लेसमेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोडिंग आना चाहिए. बहुत अच्छे से आना, डीएसए जो भी है आपको आना चाहिए. और मैंने डीएसए कभी नहीं किया हुआ था, मुझे आइडिया भी नहीं था कि सोर्सेस क्या होते हैं, कैसे करना होता है. मैं बस एक ही था कि गेट प्रिपेयर करना है, अंदर घुस जाना है और लाइफ सेट हो जाएगा अपना. तो ऐसे बिल्कुल नहीं होने वाला है. तो कोडिंग तो आपको आनी चाहिए. तो मैं ऐसा एडवाइस करूंगा कि पीपल जो है दूसरे ब्रांचेस से या जो बीटेक सीएस से भी आ रहे हैं, उन्होंने गेट के बाद
जब आपका गेट हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपको कोई IIT मिलेगा या जो भी NIT मिलेगा, तो आप क्या करो, वो 3-4 महीने का जो वो प्रोसेस, लंबा प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस जो भी है, और जो गैप रहता है, तो गैप रहता है, तो गैप में अब मैं एडवाइस करूंगा कि आप प्रिपेयर करिए, कोडिंग DSA वगैरह करिए, तो आप जब यहाँ पे आओगे तो वो ज़्यादा थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा सा एज भी मिल जाएगा, थोड़ा एज मिल जाएगा आपको प्लेसमेंट्स में, तो ये मैं एडवाइस करूंगा। क्योंकि यहाँ का जो शेड्यूल है, जितना हेक्टिक शेड्यूल है, उसके साथ कोडिंग भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक्चुअली। तो अभी तो हमारा IIT खत्म होने वाला है, डिग्री इस साल ही तो हमारा आ जाएगा, तो क्या लगता है IIT वर्थ इट था, मतलब? हाँ, एक्चुअली IIT वर्थ इट तो है, क्योंकि जो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा इमेज, जो बाहर से जब आप लोगों को बोलोगे कि आई एम फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड दैट आल्सो फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, तो आपको वो अंदर प्राइड फील होगा कि आपने जो ये अब तक जो मेहनत किया था, आपने जो रैंक लाया है, वो कहीं आपका वर्थ इट है एक्चुअली। और प्लेसमेंट्स भी यहाँ के डिसेंट है, तो मतलब अभी तो थोड़ा जॉब मार्केट थोड़ा हिला हुआ है, सिचुएशन ही खराब है एक्चुअली। हाँ, तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आप प्रोजेक्ट्स करिए, आपके बीटेक में पहले स्विच करने का ट्राई कर रहे हो तो पहले से ही आप डिसाइड करिए कि आपके स्किल सेट डेवलप करिए, क्योंकि जैसे मुझे तो जॉब मिल गया था, तो मेरे पास रेज्यूमे में डालने के लिए था, मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस था, जो भी मेरा TCS का था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि गेट आपके लिए ना हो, मतलब आपका रैंक शायद डिसेंट ना आए, जो भी आपका सिली मिस्टेक हुआ जो भी है, तो उसके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप एक बैकअप भी रखिए अपने साथ, या प्रोजेक्ट्स वगैरह करिए ताकि आपको इंटर्नशिप वगैरह में हेल्प होगा स्विच करते टाइम, क्योंकि मार्केट सिचुएशन अभी फिलहाल मैं बोलूंगा थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, तो ये सब आपको करना एक्चुअली जरूरी है, सिर्फ गेट के भरोसे बैठे मत रहो आप, ये भी एक पॉइंट है। तो IIT बॉम्बे में प्लेसमेंट आई थिंक दिस ईयर यू हैव सीटेड विद अस, तो प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा बता दो, क्या कैसे रहा? हाँ, तो प्लेसमेंट देखो ऐसा होगा कि आपका जो थर्ड सेम है, थर्ड सेम में आपके प्लेसमेंट्स होंगे, तो एंड ऑफ थर्ड सेमेस्टर में अराउंड दिसंबर 1 को प्लेसमेंट चालू होता है, इंटरव्यूज चालू होता है, हाँ, इंटरव्यूज चालू होता है, और इंटरव्यूज का जो शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह जो भी है, वो उसके लिए एग्जाम्स होते हैं जो भी है, तो ऐसा होगा कि आपको पहले से प्रिपेयर्ड होना है वो एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको कोडिंग अगर नहीं आएगी तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आएगा और प्लेसमेंट में दिक्कत होगा आपको, तो इसके लिए कोडिंग पहले से करना है, और एग्जाम्स दिया था और कुछ इंटरव्यूज के बाद मैं प्लेस हुआ था। बहुत अच्छी बात है। तो तुम अपने जूनियर्स को या जो एस्पिरेंट्स है क्या सजेशन दो, क्योंकि अभी गेट 2025 के लिए वो लोग प्रिपेयर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन तो पूरा लंबा ईयर है पूरा, तो क्या सजेशन दोगे कि अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए? तो सबसे सजेशन तो वही है कि अर्ली स्टार्ट करो पहले, तो अभी जैसे गेट खत्म हो गया है तो आप अभी तुरंत चालू कर सकते हो, आपको बहुत टाइम मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सिलेबस खत्म करना सब कुछ नहीं होता, सिलेबस एक्चुअली बहुत मेजॉरिटी ऑफ जनता खत्म करेंगे, तो उसके बाद जो आपका जो प्रैक्टिस का टाइम होता है, आप सितंबर से प्रैक्टिस चालू करो, आपको डिसेंट टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। एंड प्रीवियस ईयर आल्सो आई थिंक, प्रीवियस ईयर एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हाँ, मतलब प्रैक्टिस करिए, और नॉन CS वालों के लिए तो मैं वही बोलूँगा कि मतलब कुछ दिमाग में रखिए मत, अच्छे से प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट उसके लिए फेल हुआ था, क्योंकि मैं एग्जाम में नर्वस था, 2-3 क्वेश्चन नहीं होंगे, आप दिमाग में सोचोगे कि यार मेरे पास बैकअप नहीं है, मैं क्या करूँगा, तो ये सब मैं सोचने लग गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिसकी वजह से मेरा गेट खराब हुआ था। तो बैकअप रखिए, और उसके साथ फिर आपको एक मेंटल पीस मिलेगा कि ठीक है, गेट एग्जाम ही तो है यार, नहीं होगा तो क्या ही हो जाएगा, तो ऐसा है, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। So guys, best of luck and thanks Tejas. Yeah, thank you. Yeah, best of luck everyone. So guys, please like the video and share among your friends, non-CS friends also. And अगर कुछ queries होगा तो comment कीजिए, मैं और तेजस मिलकर सॉल्व कर रिजॉल्व करेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। बाय।